सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है संधि। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं, जानते हैं संधि के विषय में। अध्याय 4 संधि। हिंदी में यौगिक शब्दों की रचना 4 प्रकार से होती है। किसी शब्द में उपसर्ग जोड़कर, किसी शब्द में प्रत्यय जोड़कर संधि द्वारा तथा समास द्वारा। तो नए शब्द हम इस प्रकार से बनाते हैं, उपसर्ग जोड़कर, प्रत्यय जोड़कर, संधि के द्वारा और समास के द्वारा। अब इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे संधि के बारे में। संधि शब्द का अर्थ है मेल। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं उसके कारण जो परिवर्तन आता है वही संधि है। निम्नलिखित शब्दों पर ध्यान दीजिए। राम जमा अवतार राम अवतार, विद्या जमाल्य विद्यालय, सुर जमा ईश सुरेश, वाक जमा ईश वागीश, सत्य जमा जन सज्जन, सम जमा तोष संतोष, संतोष के बाद है दू जमा गुण दुर्गुण, और मनहा जमा रथ मनोरथ। तो कोष्टक में दिए गए शब्दों में पहले शब्द के अंतिम वर्ण को दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण से मेल हुआ है। तो क्या कर रहा है इसमें हमने, जो पहला शब्द है जैसे राम, इसका अंतिम वर्ण क्या है? राम। म है, लेकिन म के साथ क्या जुड़ा है? अ स्वर जुड़ा है, तो अ अंतिम वर्ण हो गया। ऐसे ही अवतार में प्रारंभिक वर्ण क्या है? अ। इन दोनों का आपस में मेल हुआ है। वर्णों का मेल होता है हमेशा संधि में। तो फिर क्या हुआ, नवीन जो रचना हुई ना, नया जो वर्ण बना वो बना आ। ठीक है, आ बना वो, आ और अ मिले तो आ बना। तो यहां पर क्या हुआ, इस प्रक्रिया से जो नया शब्द बना वो बना रामावतार। आ कहां लगा? मां में लगा, तो आ हो गया, रामावतार हो गया। ठीक है, ऐसे ही विद्यालय में अंतिम वर्ण क्या है? आ, और फिर आए आ, दोनों मिलते हैं तो भी आ ही होता है, और हमारा नया वर्ण बना विद्यालय, ये वाला आ भी इसमें ही मिल गया। ऐसे ही सुरेश में, सुर में अंतिम वर्ण है अ और फिर आए ई। जब आ और ई मिलते हैं तो ए होता है, इसलिए यहाँ पर र पर एक ही मात्रा चढ़ गई, सुरेश हो गया। ठीक है, तो ये जो वर्णों में जो परिवर्तन आ रहे हैं दो वर्णों के आपस में मिलने के कारण, यही संधि है। परिभाषा, निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जो बिल्कुल पास पास वर्ण आए उनके को मिलने से जो परिवर्तन आया वही संधि है। संधि विच्छेद, संधि के नियमों के अनुसार मिले हुए वर्णों को यदि फिर से अलग कर दिया जाए तो उसे संधि विच्छेद कहता है। यानी कि संधि कर हमने जो शब्द बनाए, नए शब्द बनाए, उनको अगर हम पहले की तरह संधि के नियमों के हिसाब से अलग अलग कर दें तो ये होगा संधि विच्छेद। जैसे विद्यालय था, उसको हमने अलग करा तो विद्या जमा अल्य हो गया। अब है संधि का महत्व। संधि करने और संधि विच्छेद की क्रिया का ज्ञान होने पर बड़े व जटिल शब्दों के अर्थ समझने में सहायता मिलती है। क्या होता है, एक तो नए शब्द बनते हैं और दूसरा हम आराम से, अगर कोई शब्द संधि हुआ है तो हम उसको अलग अलग करके, विच्छेद करके उसका अर्थ समझने का प्रयास कर सकते हैं। ये हमें ज्ञान हो जाता है। अब आते हैं संधि के भेद। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, जब मिलने वाले दो शब्दों में से पहले शब्द के अंत में स्वर होता है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी स्वर होता है, तब वहां स्वर संधि होती है। यानी कि जो दो वर्ण आपस में मिल रहे हैं, दोनों ही स्वर है, तो वो स्वर संधि है। व्यंजन संधि में क्या होता है बच्चों, जब परस्पर मिलने वाले दो शब्दों में पहले शब्द के अंत में कोई व्यंजन है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई स्वर है या फिर व्यंजन है, तो उनके बीच जो मेल होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। यानी कि इसमें एक स्वर एक व्यंजन होना चाहिए, कई बार दोनों व्यंजन भी हो सकते हैं। अब आता है विसर्ग संधि। परस्पर मिलने वाले दो शब्दों से पहले शब्द के अंत में विसर्ग और दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन से होने वाले मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। यानी कि पहले शब्द के अंत में विसर्ग होने चाहिए, दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। अब आता है स्वर संधि के उपभेद। स्वर संधि के निम्नलिखित 5 उपभेद हैं। पहला है दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाति संधि। एक एक कर सबके बारे में जानेंगे। दीर्घ संधि, एक ही जाति के स्वरों के निकट आने पर उनके मेल से उसी जाति का दीर्घ स्वर बन जाता है, उस मेल को दीर्घ संधि कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि पहले शब्द के अंत में मान लो अ है, ठीक है, ई है या फिर ऊ है, ठीक है, तो उनको और उसके बाद वाला जो शब्द आ रहा है उसके उनके जैसा ही कोई और उसमें स्वर आ रहा है, ठीक है, तो स्वर संधि का जो भेद है दीर्घ संधि हो गए, दोनों मिलकर दीर्घ स्वर बन जाएंगे। जैसे अ जमा अ बराबर आ बनेगा, धर्म जमा अर्थ धर्मार्थ, सत्य जमा अर्थी सत्यार्थी बना।
आ जमा आ बराबर आ, परम जमा आत्मा परमात्मा बना, और देव जमा आल्य देवालय बना। आ जमा आ बराबर आ, विद्या जमा अध्ययन विद्याध्ययन, और परीक्षा जमा अर्थी परीक्षार्थी बना। ई जमा ई बराबर ई, रवि जमा इंद्र रविंद्र, और कवि जमा इंद्र कविंद्र बना। ई जमा ई बराबर ई, गिरी जमा ईश गिरीश, कपि जमा ईश कपीश। ई जमा ई बराबर ई, नारी जमा इच्छा नारीच्छा, मही जमा इंद्र महेंद्र। ई जमा ई बराबर ई, नदी जमा ईश नदीश, और सती जमा ईश सतीश। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले शब्द के अंत में आ है या फिर आ है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में आ है या फिर आ है, बनेगा हमेशा दीर्घ स्वर ही, यानी कि आ ही बनेगा। ऐसे ई आए या ई आए पहले शब्द के अंत में, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई आए या ई आए, या दोनों ही बड़ी ई आ जाए, बनेगा हमेशा बड़ा वाला ही, बड़ी ई बनेगी। ऐसे ही ऊ के साथ भी होता है बच्चों, पहले शब्द के अंत में छोटा हुआ है या फिर बड़ा हुआ है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में छोटा हुआ है या बड़ा ऊ आए, दोनों मिलकर हमेशा बड़ा ऊ ही बनते हैं। ठीक है, अगर दोनों बड़े ऊ आ रहे तो भी बड़ा ऊ, दोनों छोटे ऊ आ रहे तब भी बड़ा ऊ, बनेगा हमेशा बड़ा ही। दीर्घ संधि का यही नियम होता है। फिर आती है गुण संधि। यदि आ या आ के बाद ई या ई हो तो दोनों के स्थान पर ए, यदि ऊ या ऊ हो तो दोनों के स्थान पर ओ, और यदि री हो तो अर हो जाता है, इसे गुण संधि कहते हैं। तो बच्चों गुण संधि का क्या नियम है, पहले शब्द के अंत में अ या आ होना चाहिए, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई आ रहा है या ई आ रहा है, तो दोनों इधर का अ और उधर का ई मिलकर ए बन जाएंगे। और पहले शब्द के अंत में अ या आ है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ऊ आ रहा है या ऊ आ रहा है, तो इधर वाला अ और या आ और ऊ दोनों मिलकर ओ बन जाएंगे। पहले शब्द के अंत में तो अ या आ रहा है, उधर आ रहा है री, तो दोनों मिलकर अर हो जाएंगे। तो नियम है ये इसका, और इसको जानते हैं उदाहरणों के माध्यम से। आ जमा ई बराबर ए, देव जमा इंद्र देवेंद्र, भारत जमा इंदु भारतेंदु। आ जमा ई बराबर ए, नर जमा ईश नरेश, दिन जमा ईश दिनेश। आ जमा ई बराबर ए, राजा जमा इंद्र राजेंद्र, यथा जमा ईश यथेष्ट। आ जमा ई बराबर ए, महा जमा ईश्वर महेश्वर, उमा जमा ईश उमेश। आ जमा ऊ बराबर ओ, लोक जमा उक्ति लोकोक्ति, सूर्य जमा उदय सूर्योदय। आ जमा ऊ बराबर ओ, नव जमा उड़ा नवोड़ा, सागर जमा उर्मी सागरोर्मी। आ जमा ऊ बराबर ओ, महा जमा उदय महोदय, गंगा जमा उदक गंगोदक। आ जमा ऊ बराबर ओ, महा जमा उदय महोदय, और गंगा जमा उदक गंगोदक। आ जमा ऊ बराबर ओ, गंगा जमा उर्मी गंगोर्मी, महा जमा उर्मी महुर्मी। आ जमा री बराबर अर, देव जमा ऋषि देवऋषि, सप्त जमा ऋषि सप्तऋषि। आ जमा री बराबर अर, महा जमा ऋषि महर्षि, राज जमा ऋषि राजऋषि। ये हो गया हमारी गुण संधि का। अब आती है वृद्धि संधि। इसमें क्या होता है बच्चों, वृद्धि संधि में जानेंगे, जब आ या आ के बाद ए या आई हो तो दोनों के स्थान पर आई, ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है, इसी मेल को वृद्धि संधि कहते हैं। क्या होगा, पहले शब्द के अंत में आए या आए, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए या आई आएंगे तो दोनों मिलकर आई हो जाएंगे, इधर का आ और उधर का ए या फिर आई बनेंगे। ऐसे ही इधर तो आ या आ है और उधर ओ या औ है तो दोनों मिलकर औ बनेंगे। कैसे होगा, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। आ जमा ए बराबर आई, एक जमा एक बराबर एक एक, लोक जमा ईशन लोकेशन। आ जमा आई बराबर आई, मत जमा एक के मत एक के, राज जमा ऐश्वर्य राजेश्वर्य। आ जमा ए बराबर आई, तथा जमा एव तथेव, सदा जमा एव सदैव। आ जमा आई बराबर आई, महा जमा ऐश्वर्य महेश्वर्य, राजा जमा ऐश्वर्य राजेश्वर्य। आ जमा ओ बराबर औ, परम जमा ओज परमोज, जल जमा ओद जलोद। आ जमा ओ बराबर औ, महा जमा ओज महोज, महा जमा ओजस्वी महोजस्वी। आ जमा ओ बराबर औ, परम जमा औषध परमोषध, वन जमा औषध वनौषध। आ जमा औ बराबर औ, महा जमा औषधि महोषधि, महा जमा उदार्य महोदार्य। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद है हमारी यण संधि। यण संधि में क्या होता है ये देखते हैं। ई या ई के बाद इससे भिन्न कोई स्वर हो तो ई या ई का य हो जाता है। ऊ या ऊ के पश्चात इनसे भिन्न कोई स्वर हो तो ऊ या ऊ का व हो जाता है। री के पश्चात री को छोड़कर कोई और स्वर हो तो री का अर हो जाता है। इस मेल को यण संधि कहते हैं। कैसे होगा ये देखते हैं। ई जमा आ बराबर य, यदि जमा अपि यद्यपि, अति जमा अधिक अत्यधिक। क्या कह रहे हैं, पहले शब्द के अंत में ई आ रहा है या फिर ई आ रहा है,
दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई भी अलग स्वर आ रहा है तो ई बदल जाता है य में। ऐसे ही पहले शब्द के अंत में ऊ आ रहा है या फिर ऊ आ रहा है, उसके बाद कोई अलग स्वर आ रहा है तो ऊ बदल जाता है व में। पहले शब्द के अंत में री आ रहा है और दूसरे के बाद कोई अन्य दूसरे स्वर के दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई भी अलग स्वर आ रहा है तो री बदल जाता है अर में। ठीक है। ई जमा आ बराबर या, परी जमा आवरण पर्यावरण, इति जमा आदि इत्यादि। ई जमा आ बराबर या, नदी जमा अर्पण नद्यर्पण, देवी जमा अर्पण देव्यर्पण। ई जमा आ बराबर या, देवी जमा आल्य देव्यालय, सखी जमा आगमन सख्यागमन। ई जमा उ बराबर यू, अभी जमा उदय अभ्युदय, प्रति जमा उत्तर प्रत्युत्तर। ई जमा उ बराबर यू, नी जमा ऊन न्यून, विही जमा हु विहू। ई जमा ए बराबर ये, प्रति जमा एक प्रत्येक, अधि जमा एता, अधि जमा एता क्या हो जाएगा अध्येता। उ जमा अ बराबर व, सु जमा अल्प स्वल्प, सु जमा अस्ति स्वस्ति। उ जमा उ बराबर आ बराबर वा। सु जमा आगत स्वागत, वधु जमा आगमन वधवागमन। री जमा कोई अन्य स्वर बराबर र। मातृ जमा आनंद मात्रानंद, पितृ जमा आदेश पित्रादेश, भातृ जमा आज्ञा भातृज्ञा और मातृ जमा आज्ञा मातृज्ञा। ठीक है, ये हो गया हमारी यण संधि है ये। फिर आती है अयादी संधि। यदि ए आई ओ औ के बाद के आगे कोई विजातीय असमान स्वर आ जाए तो ए का आई का आय, ओ का अब तथा औ का आप हो जाता है। इसे अयादी संधि के नाम से जाना जाता है। क्या करते हैं, पहले शब्द के अंत में यदि ए और ए है या फिर आई है तो क्या होगा, और उसके बाद कोई भी अलग है, अलग असमान स्वर है तो ए तो बदल जाएगा अय में, आई बदल जाएगा आय में। ठीक है, ऐसे ही पहले शब्द के अंत में क्या रहे, ओ है या फिर आउ है तो ओ और से अलग स्वर आ रहा है अगले शब्द के प्रारंभ में तो ओ बदल जाएगा आव अव में और आउ बदल जाएगा आव में। कैसे होता है देखते हैं। ए का आय होना, ने जमा अन नयन, चे जमा अन चयन। ए का आय होना, गई जमा अन गायन, नई जमा इका नायिका। ओ का अब होना, ओ हो जमा वन हवन, पो जमा इत्र पवित्र। आउ का अब होना, नाउ जमा एक नाविक और पौ जमा अन पावन। तो यहाँ पर कैसे हो रहा है, ने में देख रहे हो आप आई आया और फिर अन आया तो आई और आ मिलकर क्या बन गए अय, अय हो गए ना। तो यहाँ पर आ गया हमारा अय और ये बन गया हमारा पूरा नयन। जब अय आएगा ना के बाद अय आएगा तो क्या हो जाएगा नयन। ठीक है, ऐसे होता है परिवर्तन। अब है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किस प्रकार से होती है। व्यंजन संधि के नियम निम्नलिखित हैं। पहले वर्गीय वर्ण का तीसरे वर्गीय वर्ण में परिवर्तन। पहला जो वर्ग का है, मतलब जो वर्ग का जो पहला अक्षर है वो तीसरे में बदल जाता है। किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का मेल किसी स्वर य र ल व में से किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण ग ज ड द ब में बदल जाता है। व्यंजन संधि में क्या होता है, एक स्वर होगा और एक व्यंजन होगा या फिर दोनों व्यंजन होंगे आपस में मिलते हैं और फिर जो परिवर्तन आता है विकार होता है वो होता है व्यंजन संधि। पहला नियम है कि पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन कैसे होता है, यानी कि पहले शब्द के अंत में किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आया हुआ हो और दूसरे वाले में क्या हो, या तो कोई स्वर आया है या फिर या रा ला वा में से कोई आया है दूसरे शब्द के प्रारंभ में, तो जो पहला वर्ण है वो तीसरे में हो जाएगा। जैसे दिक् जमा दर्शन दिग्दर्शन, दिक् जमा गज दिग्गज। ठीक है, उसके बाद है तत् जमा भव तद्भव और जगत जमा ईश जगदीश। सत्य जमा आचार सदाचार और यहाँ पर है षड जमा आनंद षडानन। तो ये कैसे बदला है, पहले में देख लो आप, पहला वर्ण आ रहा है और उसके बाद क्या आ रहा है, या तो हमारा स्वर आएगा या फिर कोई अन्य वर्ण आएगा, तो तीसरे में बदल रहे हैं सब। कैसे पहला वाला जो वर्ण है वो तीसरे में बदल रहा है, देख रहे हो आप। यहाँ पर का था फिर दा हो गया, ता था तो फिर दा हुआ, ता था फिर दा हुआ। ठीक है, यहाँ पर सब का था ग हो गया, ता था क्या हो गया दा हो गया।
ट था, क्या हो गया, टा का ड हो गया। पहले वर्गीय वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन कैसे होगा, ये अगला नियम है। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का मेल किसी अनुनासिक वर्ण से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। का जमा म, अंगा बन गया चा जमा ना, इया बन गया टा जमा मा ना बन गया, ता जमा ना बन गया, और पा जमा मा बन गया। जैसे वाक जमा मय वाग्मय, जगत जमा नाथ जगन्नाथ, सट जमा मास षडमास, और उत जमा मत उन्मत, चित जमा मय चिन्मय, और अप जमा मय अम्य। ठीक है, यहाँ पर पहला अक्षर है क, फिर पांचवा वर्ण आया, तो ये पहला वाला वर्ण पांचवें वर्ण में क ख घ घ अंगा, अंगा में बदल गया। ऐसे ही जगत में क्या है, पहला वर्ण है और फिर पांचवा वर्ण है न, तो ता पांचवें वर्ण में बदल जाएगा न में। ऐसे षडमास में हुआ है, सारों में ऐसा ही हुआ है, ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अब ता के संबंध में विशेष नियम, ता के बाद कोई स्वर या ग घ द ध ब भ म र या व वर्ण हो तो ता का दा हो जाता है। ता है पहले वर्ण, पहले शब्द के अंत में तो ता आया, उसके बाद आ रहा है कोई भी स्वर आ रहा है, या ये जो वर्ण दिए गए ये आ रहे हैं, तो ता दा में हो जाएगा। जैसे तत् जमा अनुसार तदनुसार, सत्य जमा धर्म सद्धर्म, तत् जमा भव तद्भव, उत जमा घाटन उद्घाटन, सत्य जमा आनंद सदानंद, और सत्य जमा गति सतगति। यदि ता के बाद चा या छा हो तो चा तथा ज या झ हो तो ज में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार ता से ट ड या ड ट ड या ढ होने पर ड और ला होने पर ल हो जाता है। कैसे होगा, उत जमा चारण उच्चारण, सत्य जमा जन सज्जन, उत जमा डयन उड्डयन, उत जमा लास उल्लास, यानी कि जो वर्ण आ रहा है उसके आगे उसी में परिवर्तित हो रहा है। अगर चा है या छा है तो चा रहा है या छा रहा है, देखिए आप, और तो ये चा में बदलेगा, चा या छा आने पर तो चा में, जा या झा आ रहा है इसके बाद तो ये जा में बदलेगा। ठीक है, ट ड या ढ होने पर ड, ल होने पर ल हो जाता है। ठीक है, ये है। यदि ता के बाद शा हो तो ता के स्थान पर चा और शा का छा हो जाता है। क्या आता है, ता के बाद शा है तो ता का क्या हो जाएगा, चा, और शा का छा हो जाएगा। उत जमा श्वास उच्छ्वास, चा किसमें बदल गया, छा में, और ता बदल गया चा में। उत जमा शिष्ट उच्छिष्ट, ता के बाद यदि हा हो तो ता का दा और हा का धा हो जाता है, तो उत जमा हार उद्धार, ता का दा हो गया और हा का क्या हो गया, धा, उत जमा हरण उद्धरण। ये ध्यान रखेंगे। छा के संबंध में विशेष नियम, किसी स्वर के बाद यदि छा वर्ण आ जाए तो छ से पहले चा वर्ण जोड़ दिया जाता है। जैसे आ जमा छादन आच्छादन, यहाँ पर आ है, अ नहीं आएगा। वी जमा छेद विच्छेद, वृक्ष जमा छाया वृक्षाया, और परि जमा छेद परिच्छेद। पहले स्वर होना चाहिए और उसके बाद अगर क्या आता है हमारा छा आ रहा है तो चा और जुड़ जाएगा। माँ के संबंध में विशेष नियम, यदि माँ के बाद क से भ तक कोई व्यंजन हो तो माँ उसी वर्ग के अंतिम वर्ण अंगा इयाणा न म में अथवा अनुस्वार में बदल जाता है। माँ के बाद क से भ तक कुछ भी आ रहा है, जैसे सम जमा बंद संबंध, परम जमा तू परंतु, यहाँ पे सम जमा गति संगति, और सम जमा ध्या संध्या। माँ से पूर्व माँ का द्वित हो तो जैसे सम जमा मान सम्मान, सम जमा मुख। माँ से पूर्व भी माँ ही है तो माँ का क्या हो जाएगा, द्वित हो गया। यदि माँ के बाद कोई अंतस्थ या रलव अथवा उष्म श वर्ण हो तो माँ का अनुस्वार हो जाता है। तो या रलवा हो या श हो तो माँ अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे सम जमा सार संसार, सम जमा योग संयोग, सम जमा शय संशय, और सम जमा लग्न संलग्न। अपवाद परंतु सम जमा टार सम्राट में अनुस्वार नहीं होता। ठीक है, इसमें अनुस्वार नहीं होगा। यदि री और र और शा के बाद ना हो तो परंतु इनके मध्य कोई स्वर या पवर का कोई वर्ण अनुस्वार या वह में से कोई वर्ण हो तो ना का ना हो जाता है। जैसे री जमा ना ऋण, तर जमा न तरण,
भूष जमा अनभूषण, परि जमा मान, परि जमा मान क्या बनता है? परिमाण। राम जमा अयन रामायण, प्र जमा मान प्रमाण, परंतु चवर्ग टवर्ग तवर्ग श और श आने पर ना का न नहीं होता। दुर जमा जन दुर्जन, निर्वत जमा मान निर्वतमान। क्या कह रहे हैं? री र और श है, उसके बाद चवर्ग आ रहा है, टवर्ग आ रहा है, तवर्ग आ रहा है और श और श आ रहा है, तो ना का न नहीं होगा। यदि सा से पहले आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो शा का श हो जाता है। जैसे वी जमा सम विषम, अभी जमा शेख अभिषेक, नी जमा सद सिद्ध निषिद्ध और सु जमा सुप्ति सुषुप्ति। मतलब सा से पहले, ये वाला जो दूसरे शब्द का सा है ना, उससे पहले कोई भी आ से अलग कोई स्वर आ रहा है। जैसे यहाँ पर ई आया, यहाँ पर बी आया, यहाँ पर बी आया और यहाँ पर वो आया, आ नहीं आया। जो शा है वो किसमें बदल जाएगा? श में। इस नियम के अपवाद है अनु जमा शरण अनुसरण, वी जमा स्मरण विस्मरण और अनु जमा स्वर अनुस्वार। कभी कभी नहीं भी होता है। अब आती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के नियम निम्न प्रकार हैं। विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तो विसर्ग के बाद च या छ होने पर श हो जाता है। विसर्ग के बाद ट या ठ होने पर श हो जाता है तथा त थ होने पर स हो जाता है। कैसे होगा? ये बच्चों सारे नियम आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे नी है, विसर्ग के बाद च आया तो क्या हो जाएगा? विसर्ग श में बदल गया। नी जमा ठुर तो विसर्ग श में बदल गया। नी जमा छल निश्चल, सा है तो विसर्ग श में बदल गया। मनहा जमा ताप मनस्ताप, धनु जमा टंकार धनुष्टंकार, नी जमा तेज निस्तेज। ठीक है। अगला नियम है विसर्ग के बाद यदि श श या सा हो तो विसर्ग क्रमशः श श तथा सा हो जाता है। ये आयन तो ये नी में परिवर्तित हो जाएगा विसर्ग में। जैसे नी जमा संधे निसंधे, धू जमा शासन धूशासन। विसर्ग से पूर्व यदि आ हो और बाद में आ या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा या रा ला वाह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए? आ या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। जैसे यहाँ पर है वय जमा वृद्ध वयो वृद्ध, मनहा जमा हर मनोहर, मनहा जमा रथ मनोरथ, रज जमा गण रजोगुण, अधा जमा गति अधोगति, यशा जमा दा यशोदा। के बाद अगला नियम है बच्चों हमारा विसर्ग से पहले आ से भिन्न कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या रलावा हमें से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे यहाँ पर नी जमा अर्थक निरर्थक, नी जमा आशा निराशा। तो ये क्या कह रहे हैं? विसर्ग क्या कह रहे हैं इसमें? विसर्ग से पहले, यहाँ पर बच्चों विसर्ग लगाना ही भूल गए हैं, नी के बाद विसर्ग है तो विसर्ग से पहले क्या है? आ से कोई भिन्न स्वर यानी कि ई है यहाँ पे और फिर आ है कोई भी स्वर हो यानी कि यहाँ पर आ है स्वर है या, तो इसके बाद क्या हो जाएगा? तो या रा ला वा में तो विसर्ग का रा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर रा हो गया, रा ऊपर चढ़ गया। ऐसे निराशा में इन सब में ऐसे हुआ। नी जमा मल निर्मल, दू जमा गुण दुर्गुण, इन सब में विसर्ग लगेंगे बच्चों। पुनः जमा जन्म पुनर्जन्म, दू जमा नीति दुर्नीति, नी जमा उत्तर निरुत्तर और आशी जमा बाद आशीर्वाद। विसर्ग से पहले आ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः जमा एवतेव। यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तथा विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पहले का हर्ष स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे नी जमा रस नीरस, नी जमा रोग निरोग, नी जमा रच नीरच, नी जमा रव नीरव। यदि विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद का या पा हो तो विसर्ग का लोप नहीं होता। जैसे प्रातः जमा काल प्रातःकाल, अंतः जमा करण अंतःकरण। तो बच्चों ये सारे संधि आप तभी सीख पाएंगे जब आप संधि के नियमों को याद करेंगे। अब हम कर लेते हैं अभ्यास कार्य। हमने पाठ को समझकर पढ़ लिया है। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे और कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा संधि विच्छेद सही है? सही विकल्प पर सही लगाइए। तो चलिए करते हैं। पहला है हमारा उज्जवल। उज्जवल का कौन सा सही होगा? उज जमा ज्वल, उज जमा वल, उत्त जमा ज्वल। तो यहाँ पर हमारा लास्ट वाला उत्त जमा ज्वल सही है। सद जमा कट। अगला है सद्भावना, सत्य जमा भावना,
सद जमा भावना, सदा जमा भावना, तो यहाँ पर सत्य जमा भावना सही है। धर्मात्मा, धर्मा जमा आत्मा, धर्म जमा आत्मा, धमा जमा आत्मा, तो यहाँ पर धर्म जमा आत्मा सही है। गणेश, गणा जमा ईश, गण जमा ईश, गा जमा गणेश, यहाँ पर गण जमा ईश सही है। अत्यावश्यक में अत्य जमा आवश्यक, अति जमा आवश्यक, अत्या जमा आवश्यक, तो यहाँ पर अति जमा आवश्यक सही है। अगला है निम्नलिखित शब्दों में कौन सी संधि है, सही उत्तर के सामने सही लगाइए। रविंद्र, रवि जमा इंद्र, यण दीर्घ वृद्धि, तो यहाँ पर हमारी दीर्घ संधि है। यदि जमा अपि, यद्यपि बनेगा अयादि यण गुण, तो यहाँ पर यण संधि है। सुर जमा ईश, सुरेश बनेगा अयादि गुण यण, तो यहाँ पर गुण संधि है। अगला है सु जमा आगत यण अयादि दीर्घ, तो यहाँ पर हमारी यण संधि है। तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से संधि के विषय में विस्तार पूर्वक जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।